इन उपचुनाव के नतीजे आने के कुछ घंटे बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ गुजरात भाजपा और नरेंद्र मोदी का राजनीतिक समीकरण बदल कर रख दिया, बल्कि आने वाले वक्त में देश की दिशा और दिशा 360 डिग्री बदलने की पटकथा भी लिख दी। आप खतरे में हो, कौन आपको बचाएगा? मोदी जी आपको आकर बचाएंगे। बजरंगी के मुताबिक नरोड़ा में कत्लेआम के अगले दिन मोदी वहां पहुंचे और दंगाइयों का उत्साह बढ़ाया। और 2001 के इस कांड के बाद से वो एक फरिश्ता यकीनन मोदी ही हो सकते थे, लेकिन इनमें जो सबसे बुरा था वो था सत्ता के लिए मुस्लिमों का खून और हिंदुओं के डर का नशा। छब्बीस जनवरी 2001 को पूरा देश जहां गणतंत्र दिवस की 52वीं वर्षगांठ मना रहा था, वहीं गुजरात में ये दिन मानो तबाही लेकर आया हो। इसी दिन सुबह 8:45 पर गुजरात के कच्छ जिले के भुज में आया भूकंप 20,000 से ज्यादा लोगों की जान लेकर तो गया ही, लाखों लोगों को बेघर भी कर गया। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। लेकिन तबाही सिर्फ कच्चे घरों में ही नहीं आई थी, बल्कि एक तबाही गुजरात के राजभवन में भी आई थी, जहां आपदा प्रबंधन ठीक से न कर पाने की वजह से पहले से ही कांग्रेस के बढ़ते दबदबे और कुशासन की बदनामी झेल रही भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के तब के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को हटाकर गद्दी किसी और को सौंपने का फैसला किया। और अब जिसे गद्दी सौंपी जानी थी वो थी आरएसएस के लिए हिंदुत्वी समीकरण के लिए बहुत पहले से काम कर रहे नरेंद्र मोदी। फाइनली 7 अक्टूबर 2001 को मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं और यहां से वो पहली बार स्वाद चख रहे होते हैं सत्ता और सत्ता की ताकत का। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। अगले साल यानी 2003 में गुजरात में दोबारा विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे और इस एक साल में नरेंद्र मोदी को न सिर्फ बीजेपी की साख बचानी थी, बल्कि अपनी कुर्सी भी सही सलामत रखनी थी, क्योंकि पंचायत और जिला स्तर पर होने वाले चुनाव में भारी जीत के साथ कांग्रेस लगातार गुजरात में अपनी बेहतर होती स्थिति का डंका पीटे जा रही थी। और मोदी के मुख्यमंत्री बनने और भाषणों में सोनिया गांधी पर व्यक्तिगत हमले के बाद भी बीजेपी को हर छोटे बड़े चुनाव में लगातार हार का स्वाद चखना पड़ रहा था। और ऐसा ही हुआ फरवरी में हुए उपचुनाव में, जहां कांग्रेस अच्छी खासी सीटें लेकर आगे आई, तो एक तरह से ये तय हो गया कि आने वाले चुनाव में गुजरात में कांग्रेस ही राज करने वाली है। लेकिन इन उपचुनाव के नतीजे आने के कुछ घंटे बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ गुजरात भाजपा और नरेंद्र मोदी का राजनीतिक समीकरण बदल कर रख दिया, बल्कि आने वाले वक्त में देश की दिशा और दिशा 360 डिग्री बदलने की पटकथा भी लिख दी। और इस पटकथा का नाम था गोधरा कांड। सात फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में 59 कार सेवकों को जिंदा जलाने की घटना के बाद समूचे गुजरात में हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। 1992 के बाद से ही आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठन जहां राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे उठाए घूम रहे थे, वहीं इस कांड के बाद गुजरात में फिर से एंटी मुस्लिम का माहौल तैयार हो जाता है। इतिहास खंगाल कर देखें तो आप पाएंगे कि ये भाजपा का हमेशा से ही पसंदीदा माहौल रहा है, जिससे उसे वक्त पर अब तक भर भर कर खाद पानी बराबर मिलता रहा है। बहरहाल अगले दिन ही विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात बंद का ऐलान कर दिया। इधर खुफिया विभाग के आईपीएस संजीव भट्ट मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को खतरे का आभास लगातार देते रहते हैं, लेकिन मोदी जानते थे कि ये माहौल उन्हें क्या कुछ दिला सकता है। नरेंद्र मोदी ने मामले को शांत कर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जगह अगले ही दिन पहले गोधरा घटनास्थल पर जाकर लोगों को भड़काते हैं। गुजरात दंगे के आरोपी बाबू बजरंगी और सुरेश रिचर्ड भी अपनी जुबानी ये मान चुके हैं कि खुद मोदी ने उन्हें दंगे के दौरान मनमानी खुली छूट दे दी थी। बजरंगी के मुताबिक नरोड़ा में कत्लेआम के अगले दिन मोदी वहां पहुंचे और दंगाइयों का उत्साह बढ़ाया। ब्लैक कमांडो लेकर आए ना, दूसरे दिन आए थे, शांत के बहाने आए, तो जो थे वो बोले हमने किया, बोले तुमको डरने हैं। और फिर गोधरा कांड के जले शवों को पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठे गुजरात की सड़कों पर घुमाया जाता है। आग में घी डालने का काम मोदी और बाकी के छुड़वैये नेताओं के मुस्लिम विरोधी बयान कर देते हैं और उसके बाद ये आग मुस्लिमों की लाश पर आगे बढ़ती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हुए दंगों को होने की परमिशन दी थी। यूट्यूबर ध्रुव राठी एक वीडियो में बताते हैं कि भाजपा किस तरह ब्रेन वॉश करने के लिए हिंदुओं को हमेशा से ही मुस्लिमों का डर दिखाती रही है और फिर बताती है कि इन दुश्मनों से आपको एक ही इंसान बचा सकता है। ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं जो बताते हैं कि कैसे सदियों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आप पर ना सिर्फ सदियों से अत्याचार हो रहे हैं, बल्कि आप आज अभी भी खतरे में हो। और कौन है ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं? ये मुस्लिम्स हैं।
पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, रशिया, सारी इंटरनेशनल एजेंसी सब आपके खिलाफ है। आप खतरे में हो। कौन आपको बचाएगा? मोदी जी आपको आकर बचाएंगे। मोदी जी हमारे लॉर्ड एंड सेवियर हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आपको एहसास दिलाया जाएगा कि मोदी कोई इंसान नहीं, वो तो कृष्ण के अवतार है, राम के अवतार है। और 2001 के इस कांड के बाद से वो एक फरिश्ता यकीनन मोदी ही हो सकते थे। और यही चल रहा था गुजरात में। माहौल बन चुका था, लोग डर चुके थे। नरेंद्र मोदी हिंदुओं को मुस्लिमों से बचाने वाले अवतार बन चुके थे और अब बस वक्त से पहले चुनाव होने बाकी थे। और इसके लिए नरेंद्र मोदी तुरंत इस्तीफा देकर चुनाव आयुक्त से समय से पहले चुनाव कराने के लिए दबाव बराबर बनाने लगते हैं और आखिरकार चुनाव वक्त से पहले करा भी दिए जाते हैं। और नतीजे वैसे ही थे जैसे इस माहौल में भाजपा को मिलने की उम्मीद थी। भारतीय जनता पार्टी 182 में से 127 सीट लेकर सत्ता पर फिर से काबिज हो जाती है। लेकिन इनमें जो सबसे बुरा था वो था सत्ता के लिए मुस्लिमों का खून और हिंदुओं के डर का नशा, जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए एक भयानक कॉकटेल तैयार कर लिया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2004 और 2009 में करारी हार के बाद किस तरह 2006 में हुए टाटा सिंगूर विवाद में प्लांट गुजरात में लगाकर गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गुजरात मॉडल का नाम देकर प्रचार प्रसार में लग जाते हैं और जनता इस पर तुरंत यकीन भी कर लेती है कि वाकई गुजरात ही देश की औद्योगिक ऊंचाइयों की अगुवाई कर रहा है। 2009 लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारी बड़ी सुनियोजित तरीके से करनी जरूरी थी। और इस योजना में 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा बनते हैं और काफी सोच समझ कर तैयार की गई इस रणनीति का सबसे अहम किरदार बना गुजरात मॉडल, एंटी मुस्लिम और हिंदू खतरे में है के डर का कॉकटेल। जिसने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास से जुड़ा मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं और वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। 11 नवंबर 2010 की एक सुबह अखबार वाला जब लोगों के घरों में अखबार फेंक कर गया तो उसे भी नहीं पता था कि आज का अखबार आज से ही देश और देश की राजनीति को 360 डिग्री बदलकर रख देने वाला है। और जब देश की जनता ने सुबह उठकर अखबार उठाया तो एक आंकड़े को देखकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अखबार की फ्रंट लाइन में पहले 3 डिजिट 176 के आगे इतने जीरो लगे थे कि उनको गिनने में ही लोगों के पसीने छूटने लगे और इन जीरो की कुल गिनती थी 10 और ये आंकड़ा था 1,76,000 करोड़ का। जाहिर है कि आम जनता ने इतना बड़ा आंकड़ा सिर्फ सुना था, कभी पढ़ा नहीं था। इस आंकड़े के ऊपर लिखा था लॉस टू द नेशन, यानी देश को इतने का नुकसान पहुंचाया गया है और इसके नीचे लगी थी यूपीए सरकार में टेलीकॉम मंत्री रहे ए राजा की तस्वीर। अखबार के पूरे पेज को कवर करती इस रिपोर्ट में सीएजी के हवाले से लिखा था कि सरकार के एक मंत्री ए राजा ने 1,76,000 करोड़ का घोटाला कर देश को नुकसान पहुंचाया है। ये खबर और उसके साथ ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और लोगों को अब पता चलता है देश के उस घोटाले का जिसका नाम था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। हालांकि देश ने छोटे मोटे घोटाले इससे पहले भी सुने थे, लेकिन इतना बड़ा और इतने बड़े आंकड़े के साथ इस तरह का घोटाला देश पहली बार सुन रहा था। उसके बाद तो हर न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल में बस एक ही खबर उलट पुलट कर दिखाई जाने लगी और इस कदर दिखाई जाने लगी कि जहां देश की जनता का गुस्सा 7वां आसमान पर पहुंच जाता है। वहीं पहले योग गुरु बाबा रामदेव काले धन को लेकर और फिर अन्ना हजारे लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार को लेकर देशव्यापी आंदोलन में बैठ जाते हैं। Baba Ramdev fearing the worst on day 1 of his protest against corruption. यदि मुझे जबरदस्ती यहाँ से उठा करके और गिरफ्तार करके ले जाए तो मेरे बिना कितने लोग यहाँ अनशन पर बैठेंगे? और जब आंदोलन से अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण के साथ और भी कई बड़े नाम जुड़ने लगे तो इतने बड़े घोटाले से गुस्साई जनता उन्हें खूब समर्थन देती है, जैसा कि पहले से अपेक्षित भी था। आज लगभग हर खबर से नदारद भारतीय न्यूज मीडिया तब खुलकर सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है और लगभग रोज ही एक से एक घोटालों की खबर मिर्च मसाले लगाकर परोसने लगती है। The latest on the fallout of the 2G spectrum controversy and the probe around it. We're talking about Telecom Minister A. Raja and the charges against him as part of a 108-page CAG report. इधर 1,76,000 करोड़ से शुरू हुआ ये आंकड़ा कई अखबार, न्यूज चैनलों और नेताओं के बयानों से होकर कई लाख करोड़ तक पहुंच जाता है। ये खबरें अगर कोई और कहता तो शायद कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन अक्सर ये खबरें सरकार के ऑडिटर जनरल CAG यानी के हवाले से आती और उस वक्त के प्रमुख थे CAG विनोद राय। आखिर CAG खुद सरकार का पार्ट होकर झूठ कैसे बोल सकता है और यही वजह थी कि हर किसी ने इन अखबारों पर आसानी से विश्वास भी कर लिया। और इसी लिस्ट में जो घोटाले आगे जुड़ने वाले थे, यकीन मानिए उनमें 1,76,000 करोड़ का घोटाला सबसे छोटा था और ये था 10,35,000 करोड़ का कोयला घोटाला और फाइनली स्विस बैंक में रखा देश का 2,10,000 करोड़ का काला धन। इधर देश की जनता के सामने एक के बाद एक घोटाले आते जा रहे थे। उधर बाबा रामदेव और अन्ना हजारे पूरे देश भर में आंदोलन छेड़े हुए थे
और इसी दौरान 16 दिसंबर 2012 की रात को वो हुआ जिसने यूपीए सरकार के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले बात करते हैं 2G स्पेक्ट्रम में हुए 1,76,000 करोड़ के घोटाले की। क्या ये घोटाला वाकई में हुआ भी था या CAG झूठ बोल रहा था? अगर हुआ था तो कैसे, और नहीं हुआ था तो CAG विनोद राय संवैधानिक पद पर रहते हुए झूठ कैसे बोल सकते थे? और इन सब का आखिर बीजेपी से रिश्ता क्या था? लेकिन ये सब समझने से पहले हमें यहाँ सबसे पहले 2G स्पेक्ट्रम और उसकी नीलामी में हुए कथित घोटाले को समझना होगा। साल 2008 में देश में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए 2008 में 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया और उस वक्त सरकार में टेलीकॉम मंत्री थे दक्षिण के DMK पार्टी के A राजा। जनवरी 2008 में टेलीकॉम मंत्रालय ने पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर स्पेक्ट्रम की नीलामी का नोटिस इशू किया और 2008 में ही आखिरकार 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी कर दी जाती है। हालांकि इस स्पेक्ट्रम में कुछ जलने की बू 2010 से भी पहले आने लगी थी। 2009 में टेलीकॉम वॉचडॉग नाम की एक NGO ने CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सबसे पहले इसमें गड़बड़ी की आशंका जताई थी और CVC ने CBI को इसकी जांच के आदेश भी दिए थे। अक्टूबर 2009 में CBI ने FIR दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी और इसी के चलते 22 अक्टूबर 2009 में CBI ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कई दफ्तरों में छापेमारी भी की। ये भी कमाल की बात है कि मनमोहन सरकार में CBI हर उस चीज की जांच करती थी जो संदेह के घेरे में होता था। हालांकि अब कुछ ऐसा होना किसी के लिए भी एक हसीन ख्वाब की तरह हो सकता है और इसी सिलसिले में नवंबर 2010 को केग अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपता है जिसमें सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि सरकार ने स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला किया है। और ये घोटाला हुआ कैसे था? दरअसल सरकार ने स्पेक्ट्रम के लाइसेंस नीलामी के आधार पर नहीं बल्कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रखी थी और इसी पर केग विनोद राय का कहना था कि अगर आवंटन नीलामी के आधार पर होता तो देश के खजाने में 1,76,000 करोड़ रुपए और आ सकते थे। अब असल सवाल ये है कि क्या केग के ये आंकड़े सही थे और अगर सही थे तो ये आंकड़े आए कहां से थे? असल में साल 2010 में इसी सरकार ने 3G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी की और CAG ने ये आंकड़ा यानी 1,76,000 करोड़ 3G और 2G से हासिल हुई कुल रकम के अंतर से निकाला था। यानी ये दोनों स्पेक्ट्रम की नीलामी का अंतर था और CAG की इस नीति पर सिर्फ सरकार ने ही उंगली नहीं उठाई बल्कि खुद CAG के दफ्तर के अंदर से भी आवाजें आने लगी। CAG का ऑडिट करने वाले CAG के डायरेक्टर जनरल RP सिंह ने संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC को बताया कि उन्होंने या उनकी टीम में से किसी ने भी 1,76,000 करोड़ के नुकसान का ये आंकड़ा नहीं निकाला था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनकी शुरुआती रिपोर्ट को ही बदल दिया गया जो कि CAG में सामान्य बात नहीं है और एक दूसरी रिपोर्ट पर सिर्फ उनके साइन के लिए उन्हें मजबूर किया गया, जबकि RP सिंह के अनुसार ये आंकड़ा 2645 करोड़ का था जिसे बाद में बढ़ा चढ़ाकर 1,76,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। बहरहाल इस खबर को अखबार में उतनी जगह नहीं मिली जितनी की उस आंकड़े को मिली थी जिसने अब तक लोगों का नजरिया बदल दिया था। और जब तक लोग पर्दे के पीछे का खेल समझ पाते, सीधे साधे मनमोहन सिंह पर घोटालों की आंच आ चुकी थी और लोग इसके सिवा अब कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। खैर 14 नवंबर 2010 को A राजा इस्तीफा दे देते हैं और A राजा सहित टेलीकॉम मंत्रालय से कई और लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। 2G का 1,76,000 करोड़ का ये आंकड़ा, अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार आंदोलन और बाबा रामदेव के काले धन पर धरना प्रदर्शन अभी सरकार की मुसीबतें बढ़ा ही रहे थे कि साल 2012 में यही CAG और यही विनोद राय घोटालों का एक और पिटारा खोल देते हैं और इस बार आंकड़ा 2G से भी 10 गुना ज्यादा था। यह घोटाला था 2004 से 2009 के बीच किए गए कोयले ब्लॉक आवंटन की नीलामी को लेकर और इस बार विनोद राय ने इतना बड़ा आंकड़ा पेश किया था कि एक बार तो किसी को यकीन नहीं हुआ और ये आंकड़ा था 10,70,000 करोड़ का। हालांकि बाद में इसे घटाकर 1,86,000 करोड़ कर दिया गया, लेकिन 90% घटाने के बाद भी ये 2G के आंकड़े से 10,000 करोड़ ज्यादा था और तब भी CAG का यही कहना था कि अगर आवंटन नीलामी से किया जाता तो इतनी ही रकम सरकार के खजाने में और आ सकती थी। हालांकि नीलामी का ये तरीका वाजपेयी सरकार में भी सेम था और UPA सरकार में भी सेम, लेकिन तब क्या गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या मीडिया, लगभग सभी ने इस तथ्य को छुपा दिया और इसे UPA का नया घोटाला बताकर ही प्रचार किया गया। और जब तक लोग कुछ सोच समझ पाते तब तक ये आंकड़ा 2G के आंकड़ों के साथ अन्ना और रामदेव के आंदोलनों के साथ मिलकर इतनी तबाही फैला चुका था कि बीजेपी और तब के प्रधानमंत्री चेहरे गुजरात के CM नरेंद्र मोदी इसे अपने भाषणों में इस्तेमाल कर PM सीट के लिए अपना रास्ता साफ कर चुके थे। दिल्ली में कोयले की जो राख है ना, वो कोयले की राख कानपुर पर भी छाई हुई है। इतनी बड़ी सरकार और भारत सरकार का एक अफसर कह रहा है, वो कहता है अगर मैं मुजरिम हूं तो नंबर 1 मुजरिम प्रधानमंत्री है। मनमोहन सिंह ने संसद में कहा भी था कि CAG के ये सभी आंकड़े विवादास्पद है, लेकिन तब उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। मीडिया ने इस आंकड़े को हवा में उछाल दिया और प्रधानमंत्री सीट के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने लगभग अपनी हर रैली और हर भाषण में इसे घोटाला कहकर ही फैलाया।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाद में इन घोटालों का क्या हुआ। कोर्ट के एक आदेश के बाद 2012 में जब 2G की नीलामी दोबारा कराई जाती है तो सरकार को सिर्फ 9,500 करोड़ ही मिल पाते हैं। यानी एक तरफ तो लाखों करोड़ों का दावा और एक तरफ सिर्फ 9,500 करोड़। 2014 में सरकार बदलती है और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आती है और इस बार प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। मार्च 2015 में सरकार कोल ब्लॉक की दोबारा नीलामी कराती है और सरकार ये आंकड़ा जारी करती है कि सरकार को 63 ब्लॉक्स की नीलामी से कुल 3,35,000 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो सीएजी का अनुमान सही था और ये आंकड़ा उनकी उम्मीद से भी ज्यादा था। कहां 1,86,000 करोड़ रुपए आने थे और कहां 3,35,000 करोड़ आ रहे थे। लेकिन बहुत जल्दी ही 2G के घोटाले की तरह इस आंकड़े की भी हवा निकल जाती है और बीजेपी का ये आंकड़ा भी पिछले आंकड़े की तरह भ्रामक निकलता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार को फरवरी 2016 से जुलाई 2018 तक 3.5 साल में कुल 5,684 करोड़ का रेवेन्यू ही मिल पाया था। कहां 3 लाख करोड़ और कहां 5,684 करोड़। तो फिर सीएजी विनोद राय ने किसके कहने पर यह आंकड़ा जारी किया था, खासकर तब जबकि 21 दिसंबर 2017 को खुद मोदी सरकार के अधीन सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2G के 1,76,000 करोड़ के आंकड़े को सिरे से ही नकार दिया और कोयले घोटाले के एक आरोपी नवीन जिंदल की कंपनी JSPL के बीजेपी को 123 करोड़ का चंदा देने के बाद न सिर्फ जिंदल को गारे पालमा कोल की खदान भी दे दी जाती है, बल्कि 25 मार्च 2024 को बीजेपी ज्वाइन करते ही सीबीआई के कसबल भी ढीले पड़ जाते हैं। विनोद राय पर अक्सर ये आरोप लगते रहे कि वो हमेशा सत्ता के करीब ही रहे हैं और इस कथित 1,76,000 करोड़ और 10,70,000 करोड़ के आंकड़े का उन्हें इनाम भी मिला जब 2016 में उन्हें वर्ल्ड बैंक ब्यूरो का अध्यक्ष बना दिया गया और हाल ही में उन्हें BCCI का COE भी नियुक्त किया गया। अब आप कहेंगे कि इन सबका बीजेपी से क्या रिश्ता है? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के एक पूर्व राष्ट्रीय समिति के सदस्य चंद्रमोहन द न्यूज़मेट को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे बीजेपी और RSS ने मिलकर कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए अन्ना आंदोलन और मीडिया को मैनेज किया था। Of course, the BJP lobby inside over there, they were not against it. But what happened is, Baba Ramdev did this where he would just bring in hundreds and thousands of his followers and just come and sit in the protest. You can't do anything about it. He will just directly come and sit next to another. There is an important thing is, he went to Sri Ravi Shankar. Sri Ravi Shankar spoke to him and instructed him to go to Maharashtra to meet Anna Hazare. All I knew about Sri Ravi Shankar is that he is some spiritual guru. I also realized, I had one chance meeting with him. I realized he was not just a spiritual guru. He was deeply political and he was deeply against Congress alone. He was completely supporting BJP. That was very visible in the first meeting I had with him. That movement, of course, transformed the lives of so many people. So many became activists, so many became involved in the country and all that. But it gave way to a monstrosity that is there right now in the form of BJP government. असल में 2010 के बाद हुए हर माहौल को बनाने और बिगाड़ने में बीजेपी का ही हाथ होना बताया जाता रहा है, क्योंकि इससे पहले अन्ना आंदोलन को भी RSS का प्रायोजक आंदोलन बताया जा चुका है और बाबा रामदेव का तो हम सबको मालूम ही है। एक और कॉन्स्पिरेसी के तहत RSS और बीजेपी ने ही 2010 के बाद से इन सबको मैनेज करना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे पहले मीडिया और फिर विनोद राय और उनके जैसे कई और अफसर शामिल रहे हैं। फिर अन्ना और रामदेव ने उसमें आग लगाने का काम किया तो बीजेपी की अपनी IT सेल ने इसमें घी डालने का काम किया और आखिरकार 16 दिसंबर 2012 की वो रात भी आई जिसने यूपीए सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया, जब साउथ दिल्ली के मुनीरका में निर्भया रेप की खबरें बाहर आती है। इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं जो आ रही है राजधानी दिल्ली से। एक लड़की के साथ बलात्कार का आरोप है राजधानी दिल्ली में और इस बुरे वक्त में भी RSS और बीजेपी के नेताओं ने मनमोहन सरकार को जम के कोसा। आप सपोर्ट करने जाए तब पल भर के लिए उस निर्भया को याद करना, जिसके कारण आपको दिल्ली की हर बहन बेटी याद आएगी और तब जाकर के कब्र के निशान पर वोट दबाना। नतीजा ये हुआ कि लोगों के मन में दबा गुस्सा लावा बना और 2014 में जनता ने मनमोहन सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका और अच्छे दिनों का वादा करने वाले श्री नरेंद्र मोदी को जनता ने भर भर कर प्यार दिया और आखिरकार सालों से सत्ता से दूर रही भारतीय जनता पार्टी 2014 में न सिर्फ सत्ता पर दोबारा लौटती है, बल्कि इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अच्छी खासी सीटों के साथ सत्ता पर काबिज होती है। हालांकि लोगों का कहना है कि हालत अब भी कुछ खास नहीं बदले हैं, बस अब खबरें बाहर आना बंद हो गई है और सरकार के फेवर में प्रपंच और प्रोपेगेंडा फैलाने में एक तरफ जहां गोदी मीडिया कम नहीं है, वहीं हाल के सालों में इसी प्रोपेगेंडा के तहत बन रही फिल्मों का रोल भी कुछ कम नहीं है। हालांकि अब इस लिस्ट में कुछ गोदी यूट्यूबर्स भी जुड़ गए हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो इसमें खैर शुरू से ही टॉप पर रही है। अभी हाल ही में ध्रुव राठी ने इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पोल भी खोली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखिए। कांग्रेस की सुप्रिया हाल ही में निर्भया केस के 12 साल बाद
और आज के हालातों पर सत्ता को मुंह चढ़ाती एक रोशनी डाली है। 2012 का निर्भया कांड याद कीजिए। इस देश की आत्मा को उस क्रूरता ने, उस बर्बरता ने झकझोर कर रख दिया था। देश उद्वेलित था, मीडिया सवाल पूछता था, लोग सड़कों पर थे, पर इस देश के प्रधानमंत्री निर्भया पर बात करते हुए सीधा भाजपा शासित प्रदेशों पर नहीं चले गए थे। इस देश के प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त देश को एड्रेस किया था, राष्ट्र के नाम संदेश दिया था और उस संदेश में कहा था कि आपका शोक, आपका गुस्सा वाजिब है और वो होना भी चाहिए, और 3 बेटियों के पिता होने के नाते मैं आपका शोक समझता हूँ। तो ये था वो देश। ये तेरा बलात्कारी वर्सेस मेरा बलात्कारी, तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप का चर्चा नहीं करता था। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत के लिए गिरफ्तार कर लेती है। लोग अभी मामले को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह और 16 मार्च 2024 को 2024 के लोकसभा चुनाव के अनाउंसमेंट के ठीक 5 दिन बाद ही 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। आखिर क्या था वो शराब घोटाला जिसने दिल्ली सरकार को न सिर्फ कटघरे में ला खड़ा कर दिया, बल्कि आने वाले वक्त में गिरफ्तारी की तलवार दिल्ली गवर्नमेंट के और मंत्रियों के सिर पर ना गिरे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और जब नई पॉलिसी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, रेवेन्यू भी ठीक ठाक आ रहा था, तो फिर ऐसा भी क्या हुआ कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के साथ खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जेल की हवा खानी पड़ी। ये सब मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताया है। आप चाहे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं और वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। 2 सीटों से 400 पार और 50 साल तक राज करने के दावों का बीजेपी का सफर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें आगे भी आपका सहयोग और मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी किस्से लेकर आपके सामने बराबर आते रहें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। अगले केस के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत। Still unwilling to talk about his role during the post-Godhra riots, Gujarat Chief Minister Narendra Modi abruptly ends an interview with CNN IBN's Karan Thapar on Devil's Advocate when asked if he regretted.